नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे रासायनिक बलगतिकी के चैप्टर में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की कोटि जो है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में इसकी परिभाषा सीखी थी कि किसी भी अभिक्रिया के वेग समीकरण में सांद्रता पदों के घातांकों के योग को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो उसके अनुसार ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा होती है किसी अभिक्रिया की कोटि उस रिएक्शन के लिए प्रयोग द्वारा निर्धारित वेग समीकरण में सांद्रता पदों के घातांकों के योग के बराबर होती है। जैसे उदाहरण के लिए बच्चों, हमने यहाँ पे एक समीकरण लिया है जिसमें N2O5 के दो अणु मिलकर N2O5 के दो अणु टूट के चार अणु NO2 के और एक अणु ऑक्सीजन का निर्माण कर रहे हैं। इस अभिक्रिया के लिए हम वेग समीकरण कुछ इस प्रकार लिखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन समानुपाती डी N2O5 की सांद्रता भाग dt, यानी कि अभिक्रिया की दर N2O5 के घटने की दर माइनस N2O5 के बराबर होती है, और ये समानुपाती होती है या बराबर होती है K बराबर N2O5 की सांद्रता के, N2O5 के सांद्रता के। अब यहां मान लीजिए कि इस समीकरण में इसका घातांक 1 है। इसका घातांक यदि यहां पर कितना हो 1, तो घातांक 1 होने पर इन घातांकों के योग को हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि। क्योंकि यहाँ पर अभिक्रिया के अंदर एक ही सांद्रता पद है, एक ही अभिकारक है जिसकी सांद्रता हमने यहाँ ली है, तो सांद्रता के घातांकों का योग जो है वो एक ही होगा। इसलिए इस अभिक्रिया को हम कहेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहेंगे। आगे हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि H2 और I2 मिलके 2HI का निर्माण कर रहे हैं। हाइड्रोजन और आयोडीन के अणु मिलकर दो अणु हाइड्रोजन आयोडाइड का बना रहे हैं। तो ये हमारे पास जो बन रहा है ये क्या है? हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इस अभिक्रिया में हम क्या देख रहे हैं कि अभिक्रिया का वेग समीकरण क्या होगा? तो अभिक्रिया का वेग समीकरण रेट ऑफ रिएक्शन समानुपाती होगा H2 और I2 की सांद्रताओं के। यहां मान लीजिए कि इनके साथ इन सांद्रताओं की जो घातांक हैं वो लिए हैं हमने 1-1। दोनों पदों के सांद्रताओं के घातांक कितने हैं? 1-1। तो इन घातांकों का जो योग है, इन घातांकों का जो योग है वो होगा 2। घातांकों का योग होगा हमारे पास 2। तो घातांकों का योग 2 होने पर यह जो अभिक्रिया की कोटि है वह कहलाएगी द्वितीय कोटि अभिक्रिया। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो इस प्रकार ये एक द्वितीय कोटि अभिक्रिया है यदि घातांकों का योग कितना हो रहा हो?
2 हो रहा हो तो रेट ऑफ रिएक्शन का जो सूत्र है, वो हमारे पास हो जाएगा K H2 की सांद्रता गुणा I2 की सांद्रता, और उनके घातांक होंगे दोनों के 1-1। तो इस प्रकार अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। मान लीजिए कि हमारे पास एक अन्य उदाहरण है जिसमें अभिक्रिया को इस प्रकार प्रदर्शित किया गया है। क्रियाकारक A जिसके की मोलों की संख्या स्मॉल a है, क्रियाकारक B जिसके मोलों की संख्या स्मॉल b है, इसी प्रकार क्रियाकारक C जिसके मोलों की संख्या स्मॉल c है। ये तीनों क्रियाकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो इस अभिक्रिया के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का समीकरण होगा रेट ऑफ रिएक्शन बराबर dx बटा dt बराबर तीनों अभिकारकों की सांद्रताएं, A की सांद्रता, B की सांद्रता और C की सांद्रता, साथ ही यहाँ पर वेग नियतांक आ जाएगा K। आपको मालूम है कि सांद्रता पदों में मोलों की संख्या जो होती है उसे उनकी घात लिखा जाता है। तो dx बटा dt बराबर हो गया आपके पास K गुणा A की सांद्रता गुणा B की सांद्रता गुणा C की सांद्रता। तो यहाँ पर अभिक्रिया की जो कोटि है वो कोटि हो जाएगी इन तीनों, अभिक्रिया की जो कोटि है वो होगी इन तीनों सांद्रताओं के घातांकों के योग के बराबर। अतः ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है यहाँ पे वो होगा घातांक A प्लस घातांक B प्लस घातांक C के योग के बराबर। तो यदि हम इसको इस प्रकार लिखें, मान लीजिए कि दो क्रियाकारक A और B हैं और उत्पाद बना रहे हैं, तो उस समय यदि घातांकों का योग जो है वो 2 हो रहा है तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया होगी। 1 A और 2 B हमारे पास क्रियाकारक हैं, उस समय सांद्रता घातांकों का योग 1 + 2 = 3 हो रहा है तो अभिक्रिया की कोटि तृतीय होगी। इसी प्रकार 2A और 1B है तो भी यह तृतीय कोटि अभिक्रिया होगी। और तीनों की घातांकों का मान यदि 1-1 है तो भी योग 3 होने पर अभिक्रिया की कोटि 3 होगी। किसी भी अभिक्रिया की जो कोटि है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, 0 या फ्रैक्शनल नंबर हो सकती है, यानी कि किसी भी अभिक्रिया की जो कोटि है वो 0 भी हो सकती है, 0 या भिन्नात्मक हो सकती है। अतः किसी अभिक्रिया के लिए कोटि का मान 0 भी हो सकता है और किसी अभिक्रिया के लिए कोटि का मान भिन्नात्मक, जैसे कि 1/2 अभिक्रिया की कोटि या आधी कोटि की अभिक्रिया, इस तरह से अभिक्रिया की कोटि हो सकती है। आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे 0 कोटि अभिक्रिया के बारे में। बच्चों, 0 कोटि अभिक्रिया क्या है? जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि कितनी हो? 0 हो, 0 ऑर्डर रिएक्शन। 0 ऑर्डर रिएक्शन यानी 0 कोटि अभिक्रिया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया के लिए हम क्या कहेंगे कि जब रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की सांद्रता की 0 घातांक के समानुपाती होता है तो वह रिएक्शन 0 कोटि अभिक्रिया कहलाती है।
क्या कहा हमने कि जब रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की सांद्रता की शून्य घात के समानुपाती होता है तो वह रिएक्शन शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है। आइए हम इसको उदाहरण से एक समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक अभिकारक है A जो उत्पाद बनाता है, एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है। तो इस प्रकार अभिक्रिया हो रही है। इस अभिक्रिया के लिए हम वेग समीकरण लिखें तो कुछ इस प्रकार लिखते हैं, dx बटा dt बराबर या समानुपाती क्रियाकारक A की सांद्रता। चूँकि हम अभिक्रिया की कोटि क्या कह रहे हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया, इसलिए इसका घातांक हम लेंगे शून्य। यहाँ आप जानते हैं कि समानुपाती हटाने से नियतांक आ जाता है, तो समीकरण हो जाएगा dx बटा dt बराबर k नॉट A की सांद्रता। यहाँ पर जो k नॉट है इससे आप परिचित हैं, ये कहलाएगा यहाँ पर अब शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक। शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक इसको हम कहेंगे। इस अभिक्रिया को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, चूँकि आप जानते हैं कि किसी भी पद की घातांक यदि 0 हो तो उसका मान जो है वो 1 हो जाता है। तो A की घात 0 बराबर कितना हो जाएगा, 1। ये मान हम यहाँ लिखेंगे समीकरण में, तो हमारे पास समीकरण आ जाएगी dx बटा dt बराबर k नॉट या dx बराबर k नॉट dt। यहाँ हमने dt को यहाँ से इधर स्थानांतरित कर दिया है, तो इससे हमने समीकरण प्राप्त किया dx बराबर k नॉट dt। ये जो समीकरण आया इसे हम शून्य कोटि का अवकलित समीकरण कहते हैं। चूँकि ये शून्य कोटि के लिए है तो ये आपके पास आ गया अवकलित समीकरण। अवकलित समीकरण, इसे हम समीकरण संख्या 1 दे देते हैं। आगे हम इस समीकरण 1 का समाकलन करते हैं। समीकरण 1 का समाकलन करने पर तो समीकरण 1 का dx बराबर k नॉट dt, हम इसका यहाँ समाकलन करते हैं तो हमें प्राप्त होगा dx का समाकलन होगा x बराबर, चूँकि k नॉट नियतांक है तो उसका हम समाकलन नहीं करेंगे, उसे हम समाकलन से बाहर ले लेते हैं और समाकलन में बचेगा dt। आगे हम इसका समाकलन करें तो हमारे पास आ जाएगा dx का समाकलन हो जाएगा dx का समाकलन हो जाएगा x और dt का समाकलन हो जाएगा t। तो हमें समीकरण मिलेगा x बराबर k नॉट t प्लस c। यहाँ पर समाकलन नियतांक है, c यहाँ पर समाकलन नियतांक है। इस अभिक्रिया में, इस समीकरण में हम इस c का मान ज्ञात करके रखें तो यदि
x बराबर 0 और t बराबर 0 हो तो ये मान यहाँ रख देने से 0 k नॉट t का मान 0 प्लस c रख देने से हमें c का मान प्राप्त होता है 0। यह मान हम समीकरण 2 में रखेंगे तो हमें समीकरण प्राप्त होगी x बराबर k नॉट t प्लस 0। तो हमें समीकरण मिलेगी x बराबर k नॉट t। इस समीकरण को हम कहेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित समीकरण। शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित समीकरण। इस समाकलित समीकरण से हम शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए विभिन्न गणनाएं कर सकते हैं। तो ये हम याद रखेंगे समाकलित समीकरण के रूप में। और dx बराबर k नॉट dt जो है इसे हम याद रखेंगे अवकलित समीकरण के रूप में। हम देखते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्धायु। आगे हम देखेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्धायु। अर्धायु क्या होती है? अब अर्धायु वह समय होता है जिसमें क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता जो है वो आधी शेष रह जाती है। अर्धायु क्या होती है? वह समय जिसमें क्रियाकारक की सांद्रता आधी शेष रह जाती है। तो यहाँ हम इस परिभाषा को लिख लेते हैं। वह समय जिसमें क्रियाकारक की सांद्रता आधी शेष रह जाती है, अर्थात प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है। तो हम किसी भी क्रियाकारक के लिए प्रारंभिक सांद्रता लेते हैं A। तो x जो सांद्रता है यदि उसका मान कितना हो जाए a/2 तो ये जो समय है वो क्या कहलाएगा t½ इसे हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कि क्रियाकारक है प्रारंभ में हमारे पास A जो कि उत्पाद बना रहा है। इसकी प्रारंभिक सांद्रता A है और इसकी 0। कुछ समय बीतने के बाद इसकी सांद्रता में से x कम हो गए और इसके x बन गए। लेकिन ये जो समय बीता वो t समय है। अगर ये t समय t1/2 हो यानी कि अर्धायु हो तो इसमें से जो सांद्रता घटी वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी होगी और यहाँ बनी सांद्रता आधी होगी। अतः आपको x बराबर a/2 मिल जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार ध्यान रख सकते हैं कि a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर हो जाएगा a/2। तो a/2 हम यहाँ पर लेते हैं x बराबर a/2 लेने पर, कब t बराबर 1/2 समय पर। तो हमारे पास जो समीकरण है अवकलित समीकरण वो है x बराबर k नॉट t। तो इस समीकरण से k नॉट जो है वो हो जाएगा k नॉट बराबर हो जाएगा x/t के। इसे हम यहाँ पे इस प्रकार लिख सकते हैं
के नॉट बराबर एक्स बटा टी के। तो के नॉट जो है उसका मान हो जाएगा आपके पास x की जगह तो a बटा 2 उसका मान हम यहाँ से रख देंगे और t की जगह t हाफ हम यहाँ रख देंगे। तो ऐसा करने से आपको मिल जाएगा समीकरण a बटा 2t हाफ, जिसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं टी हाफ बराबर a बटा 2k नॉट। तो ये जो समीकरण हमें मिला इसे हम कहेंगे अर्ध आयु का समीकरण। इस समीकरण में a और k नॉट का मान रखकर अर्ध आयु का मान ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो t हाफ है वो a बटा 2k नॉट के बराबर होता है, जिसमें से 2k नॉट एक नियतांक है। इसको हटा देने से हम कह सकते हैं कि t हाफ प्रारंभिक सांद्रता a के समानुपाती होता है। अतः हम यहाँ कहेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु क्रियाकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है। अर्धायु जो है वो क्रियाकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है। अब इसी समीकरण को हम ग्राफीय रूप से प्रदर्शित करना चाहें तो हम आगे देखेंगे इसका ग्राफीय निरूपण। हमारे पास समीकरण है x बराबर k नॉट टी, यानी कि x समानुपाती t, क्योंकि आप यहाँ से नियतांक k नॉट को हटाएंगे तो x और t के मध्य समानुपाती आ जाएगा। यहाँ हम x व t में ग्राफ प्लॉट करने पर हमें एक स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा मिलेगी। क्यों? क्योंकि x और t एक दूसरे के यहाँ पर समानुपाती हैं। तो यहाँ हम एक ग्राफ बनाते हैं किसके मध्य? x और t के मध्य। यहाँ हम ये दो अक्ष ले लेते हैं ग्राफ की। तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा का ग्राफ हमें इस तरह से मिलेगा। इसके एक अक्ष पर हमने x को लिया है और एक अक्ष पे हमने t को लिया है। चूँकि हम जानते हैं कि किसी भी ग्राफ में यदि ढाल को ज्ञात करना हो तो tan थीटा निकाला जाता है। तो यहाँ हम इस प्रकार दो बिंदु इस ग्राफ में ले लेते हैं। ये जो मान है ये x को बता रहा है और ये जो मान है ये t को बता रहा है। तो यहाँ एक त्रिभुज लेने पर आप पाएंगे, जैसे हमने यहाँ एक त्रिभुज ले लेते हैं, तो एक त्रिभुज या ट्राइंगल हमने लिया, तो इस त्रिभुज का जो ये ढाल है, ये ढाल tan थीटा के बराबर होगा और tan थीटा होता है लंब बटा आधार। इसमें लंब का जो मान है, यहाँ पर जो लंब का मान है वो है x और आधार का जो मान है वो हमारे पास है t। तो ये मान हम लिख दें, लंब का मान x और t, आधार का मान t। तो tan थीटा हमारे पास आ गया x बटा t। चूँकि हम जानते हैं कि
एक्स बटा टी जो है वो बराबर होता है किसके, के नॉट के। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो ढाल है, स्लोप है, वो बराबर होगा के नॉट के। तो यहाँ ढाल या स्लोप को कौन प्रदर्शित करता है, के नॉट। के नॉट जो है वो ढाल या स्लोप को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार हमने देखा शून्य कोटि अभिक्रिया और उससे संबंधित अर्धायु को और उसके सांद्रता x और समय t के मध्य के ग्राफ को। थैंक यू।